So today we are starting chapter number 13 sounds. तो साउंड होता क्या है? साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि तब प्रोड्यूस होता है जब ऑब्जेक्ट्स वाइब्रेट करते हैं. यू हियर साउंड्स ऑफ वेरियस टाइप्स अराउंड यू एवरी डे. हम लोग अपने आसपास से बहुत तरह तरह की आवाज़ें सुनते हैं. सम ऑफ देम लाइक द साउंड ऑफ थंडर आर लाउड, अदर्स लाइक द रस्टिंग ऑफ लीव्स आर सॉफ्ट. कुछ आवाज़ें ऐसी हैं जैसे कि थंडर की, बहुत ज़्यादा तेज़ है, उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है. और जैसे कि लीव्स की साउंड है, वो बहुत ही ज़्यादा धीमी है, बहुत ही ज़्यादा पिच साउंड है, वो बहुत ही ज़्यादा महीन है. सम साउंड्स लाइक दोज ऑफ साउंड्स ऑफ विसल आर श्रिल. अब जैसे कि सबसे विसल जो साउंड होती है, जो हम लोग विसल करते हैं, सीटी बजाते हैं, तो उसकी क्या साउंड होती है? श्रिल साउंड होती है. वाइल अदर्स सच एज द बीटिंग ऑफ ड्रम्स आर डल. जब कोई ड्रम्स है या फिर कोई तबला है, जब उसे बजाया जाता है तो उसकी जो साउंड होती है बहुत डल होती है. सम साउंड सच एज दोज प्रोड्यूस बाय अ गिटार आर प्लीजेंट. जैसे कि कुछ साउंड होती हैं जो कि गिटार से प्रोड्यूस की जाती हैं, वो हमारी ऐसी साउंड्स होती है जो हम लोग सुन पाते हैं. वाइल अदर्स सच एज द साउंड ऑफ प्रोड्यूसिंग बाय ड्रिलिंग मशीन आर अनप्लीजेंट. कुछ ऐसी साउंड होती हैं जैसे कि ड्रिलिंग मशीन की साउंड. जब कहीं वॉल पे ड्रिलिंग मशीन चल रही हो और कहीं ड्रिल कर रही हो तो हम लोगों को एक इरिटेशन सी फील होती है, मतलब वो बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड है, तो हम लोग उसे ज़्यादा देर तक नहीं सुन सकते, हमारा हेडेक होने लगेगा. ईच साउंड हैज़ इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स. हर एक साउंड के पास अपनी ही एक अलग क्वालिटी होती है. इट इज़ बिकॉज ऑफ दीज दैट वी कैन रिकोगनाइज डिफरेंट साउंड्स. ये चीज़ इसलिए होती है क्योंकि हम लोगों के दिमाग में हम लोग ये सेट कर लेते हैं कि जैसे कि हमारे मम्मी पापा की साउंड हो गई, तो हम लोग ये देख लेते हैं कि वो कहीं भी दूर से बोल रहे हैं, तो हम लोग उनकी आवाज़ को पहचान जाएंगे, क्योंकि उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है साउंड की, हम लोग अपने माइंड में स्टोर कर लेते हैं, हम लोग से याद कर लेते हैं. हमें वो याद हो जाती है कि हम लोग बहुत पहले से सुन चुके हैं, सुनते ही रहते हैं. और साउंड हेल्प्स अस टू कम्युनिकेट. साउंड हमें एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में, एक दूसरे से बात करने में हेल्प करता है. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर विदाउट टॉकिंग. हम लोगों के लिए डिफ़िकल्ट होता है एक दूसरे से कम्युनिकेट करना बिना बात किए. सेवरल एनिमल्स ऑल्सो कम्युनिकेट विथ ईच अदर थ्रू साउंड्स. जो सारे एनिमल्स होते हैं वो अलग अलग से साउंड निकालते हैं एक दूसरे से बातचीत करने के लिए. You may have noticed a window panes rating when there is loud thunder. This shows that the sound is a form of energy. हम लोग ये देखते होंगे कि हमारी जो विंडोज़ होती हैं तो वो क्या कहती हैं, वाइब्रेट होती रहती हैं, जबकि बाहर बहुत ज़्यादा बिजली कड़क रही हो. तो हमें ये दिखाता है कि साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. साउंड क्या है? एक फॉर्म है एनर्जी का ही. भाई देखिए, जैसे कि बिजली कड़क रही है तो वो एनर्जी ही प्रोड्यूस कर रही है, एनर्जी की ही वजह से, उसी वाइब्रेशन की वजह से हमारी जो है खिड़कियाँ वो वाइब्रेट हो रही हैं. हाउ साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड. टू अंडरस्टैंड दिस दे ट्राई दिस इज सिंपली एक्टिविटीज़ यूजिंग अ रबर बैंड. साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, और इसी को हम लोगों को देखने के लिए हम लोग एक एक्टिविटी करेंगे रबर बैंड लेकर. तो ये वाली जो एक्टिविटीज़ हैं मैं अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ, लेकिन हम लोग ये सारी एक्टिविटीज़ बाद में करके भी देखेंगे वीडियो के लास्ट तक. ओके, एक्टिविटी नंबर 1 है साउंड एंड वाइब्रेशन. ओके, टाई वन एंड ऑफ अ रबर बैंड टू अ नेल इन अ वॉल एंड पुल द अदर एंड. हम लोगों को एक नेल है, मतलब एक कोई भी कील है हमारे आसपास, तो उस पर हम लोगों को एक रबर बैंड, जैसे कि इसमें दे रखा है, एक रबर बैंड हम लोगों को इस दीवार पे, नेल पे हमें लगानी है. लगा के उसे हमें जितना दूर तक वो स्ट्रेच हो पाए उतना दूर तक स्ट्रेच करना है. अगर वो ज़्यादा स्ट्रेच नहीं होगी तो क्या है, वाइब्रेशन ज़्यादा हम लोगों को दिखेगा भी नहीं, मतलब वाइब्रेट होगा नहीं तो साउंड सुनाई नहीं देगी. अब हम लोग थोड़ा सा उसे स्ट्रेच करेंगे, उसके बाद उसे हिलाएंगे तो जो है वो वाइब्रेट होगा. तो इसी वजह से हम लोगों को पता चलता है कि वो साउंड में वाइब्रेशन की ही वजह से जो है साउंड निकलता है. तो ये एक्टिविटी में बस यही था, इतना सा ही. द रैपिड टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ अ रबर बैंड प्रोड्यूसेस साउंड. तो हमें ये बताता है कि इसका जो टू और फ्रो मूवमेंट है, जो रबर बैंड है उसका वाइब्रेट होना, वो बैकवर्ड से फॉरवर्ड जा रही है, तो वो टू और फ्रो मूवमेंट
उस ऑब्जेक्ट को, मतलब उस रबर बैंड का, उसे वो साउंड प्रोड्यूस करता है। यही दिखाने के लिए ये एक्टिविटी इसलिए थी ताकि ये दिखा सकें कि जो है वाइब्रेशन की वजह से ही साउंड प्रोड्यूस होता है। अगर ऑब्जेक्ट से वाइब्रेट नहीं हो रहे हैं तो वहाँ साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। टू एंड फ्रो मूवमेंट को हम लोग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट भी कह सकते हैं। द रबर बैंड मूव्स रैपिडली टू एंड फ्रो फ्रॉम इट्स फिक्स पोजीशन व्हेन प्लग्ड एंड प्रोड्यूसेस साउंड। हम लोग ये देखेंगे कि जब हम लोग ने उस रबर बैंड को उसे प्लग किया, हम लोग ने उसे हिलाया, तो वो टू और फ्रो मूवमेंट में हो रही है, मतलब बैकवर्ड और फॉरवर्ड हो रही है। और वो है जब हमने उसे प्लग किया, मतलब उसे छुआ, तो उसके बाद उससे ही उसके वाइब्रेशन की वजह से ही साउंड प्रोड्यूस हुआ। इफ़ यू स्टॉप द मूवमेंट विथ योर फिंगर्स द साउंड ऑल्सो स्टॉप्स। अगर हम लोग उस रबर बैंड को वाइब्रेट करना बंद कर दें या फिर उसे प्लग करना बंद कर दें, तो जो है हम लोगों का साउंड बंद हो जाएगा, क्योंकि वाइब्रेशन के बिना साउंड कभी प्रोड्यूस ही नहीं हो सकता। द रैपिड टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट अ फिक्स पोजीशन इज कॉल्ड द वाइब्रेशन और ऑस्किलेशन। ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि अपनी फिक्स पोजीशन पे ही रहेगा, अपना टू और फ्रो मूवमेंट, अपना बैकवर्ड और फॉरवर्ड मूवमेंट पूरा कर रहा है, उसे हम लोग एक वाइब्रेशन और एक ऑस्किलेशन कह सकते हैं। अब हम आपको एक चीज़ दिखाते हैं। तो मान लीजिए एक पेंडुलम है, ये एक पेंडुलम है। हम लोग ने इसमें धागा बांधा और एक बॉब बांधा। ये जो बंधा होता है ये इसे हम लोग बॉब कहते हैं। अब ये इसकी हो गया क्या, मीन पोजीशन। ये मीन पोजीशन है इसकी। अब जो है ये जब हम लोग इस पेंडुलम को हम लोग इससे टच करेंगे या फिर इससे धक्का देंगे तो ये यहाँ पे आएगा, तो ये होगी इसकी एक्सट्रीम पोजीशन। ये होगी इसकी एक्सट्रीम पोजीशन। और फिर ये यहाँ भी आएगा, क्योंकि हमने इधर जितना धक्का दिया, ये जितना ही इधर जाएगा मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन जाएगा, उतना ही ये, मतलब जितना ही बैकवर्ड जा रहा है उतना ही फॉरवर्ड भी जाएगा जितना। अब जैसे मान लीजिए एक स्विंग है, हम लोग स्विंग झूलते हैं तो हम लोग अपने पैरों को पीछे की तरफ क्यों लाते हैं, क्योंकि हम लोग जितना ही पैर पीछे ले जाएंगे उतना ही हम लोग आगे भी आएंगे। दिस एक्टिविटी सजेस्ट दैट साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन। ये हमारी एक्टिविटी दिखाती है कि साउंड जो है वाइब्रेशन के थ्रू ही प्रोड्यूस होती है। इन द सेम वे द वायर्स ऑफ अ गिटार ऑल्सो वाइब्रेट व्हेन यू प्लग देम। ऐसे ही तरीके से जो वायर्स होते हैं गिटार के, अब हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग उसे प्लग करते हैं या फिर किसी चीज़ से उसे बजाया जाता है तो वाइब्रेट होते हैं, उसी की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। द वायर्स अपीयर हेजी वाइल वाइब्रेटिंग। हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग गिटार के वायर को प्लग करते हैं तो वो हम लोगों को धुंधला सा दिखाई देता है जब वो वाइब्रेट करता है। हैंग अ फ्राइंग पैन फ्रॉम इट्स हैंडल यूजिंग अ स्ट्रिंग एट अ कन्वीनियंट प्लेस सो दैट इट डज नॉट टच द वॉल। हम लोगों के एक फ्राइंग पैन जो है हम लोगों को एक हैंग करना है किसी भी कन्वीनियंट प्लेस से, दीवार जहाँ से टच ना हो रही हो ऐसी प्लेस पे। स्ट्राइक इट हार्ड विद अ स्पून सो दैट अ साउंड इज एमिटेड। हम लोगों को एक स्पून से उस पैन के ऊपर हिट करना है तो जो है वाइब्रेशन होगा, तो वाइब्रेशन होने के बाद उससे साउंड प्रोड्यूस होगा। टच द पैन जेंटली विथ योर फिंगर्स टू फील द वाइब्रेशन इन द पैन। हम लोग उसे जब हम लोग उसे स्पून से हिट करेंगे तो हम लोग फील कर पाएंगे, जब हम लोग फिंगर उसके ऊपर रखेंगे तो हम लोग फील कर पाएंगे उसके ऊपर वाइब्रेशंस। इन अ लेबोरेटरी अ ट्यूनिंग फॉर्क इज यूज टू प्रोड्यूस साउंड फॉर एक्सपेरिमेंट्स। एक लेबोरेटरी में ट्यूनिंग फॉर्क को यूज़ किया जाता है साउंड एक्सपेरिमेंट्स को करने के लिए। इट हैज़ अ हैंडल एंड टू प्रॉन्ग्स। इसके पास एक हैंडल होता है और टू प्रॉन्ग्स होते हैं। व्हेन वन ऑफ द प्रॉन्ग इज स्टक बोथ प्रॉन्ग्स वाइब्रेट टू प्रोड्यूस साउंड। जब एक प्रॉन्ग जो है स्टक हो जाता है तो दोनों प्रॉन्ग्स वाइब्रेट करने लग जाते हैं। इफ़ यू टच द सरफेस ऑफ द वाटर इन अ बोल with one of the vibrate of a tuning fork, you will see waves produced in the water by the vibrating fork.
prong। अब हम लोग देखेंगे कि फिर हम लोग क्या लेंगे, ट्यूनिंग फॉर्क लेंगे तो उसे बॉल के ऊपर लगाएंगे, फिर उसे देखेंगे कि उसमें पानी के अंदर जो है वाइब्रेशन क्रिएट हो रहे हैं, वाइब्रेशन क्रिएट हो रहे हैं तो उसमें वेव्स भी क्रिएट हो रही हैं। तो ये हम लोगों को शो करता है कि वाटर के अंदर भी साउंड प्रोड्यूस होता है। हैंग अ टेबल टेनिस बॉल बाय द थ्रेड, वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स टिल इट कम्स टू रेस्ट। हम लोगों को एक थ्रेड से एक टेनिस बॉल हम लोगों को लटकानी है, हैंग करनी है। अब तब तक हमें वेट करना है जब तक ये हिलना बंद ना हो जाए। देन टच इट विथ वन ऑफ द प्रॉन्ग्स ऑफ अ वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क। हम लोगों को एक वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क से उसे हम लोगों को उसे टच करना है। डज द बॉल फ्लाई अवे, वाई। तो ये जब हम लोग एक्टिविटी करेंगे तो ये इस क्वेश्चन का आंसर पता चलेगा। साउंड इज प्रोड्यूस्ड नॉट ओनली बाय द वाइब्रेशन इन स्ट्रिंग्स बट ऑल्सो by vibration in the stretchings or membranes as well as by the vibration in air columns। साउंड जो है खाली स्ट्रिंग्स के ही वाइब्रेशन की वजह से नहीं प्रोड्यूस होता है, बल्कि एक स्ट्रेच स्किन के ऊपर भी हम लोग कभी हिट करते हैं तो उसकी वजह से भी वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं। अब तब वो जो है वो साउंड प्रोड्यूस होता है, एज वेल एज द वाइब्रेशन इन एयर कॉलम्स। अब हम लोग एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। अब जैसे कि एक तबला हो गया, उसके ऊपर हम लोगों ने छोटे छोटे पेपर के पीसेस रख दें। अब हम लोग उस तबले को बजाएंगे तो जो है वो तबले के ऊपर जो पेपर्स और पीसेस रहेंगे तो वो भी वाइब्रेट करेंगे। इन अ तबला अ ड्रम साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन यू स्ट्राइक द स्ट्रेच स्किन। अब तबले के ऊपर या फिर ड्रम के ऊपर एक स्ट्रेच स्किन होती है। अब हम लोग उसके ऊपर स्ट्राइक करेंगे, मतलब उसके ऊपर हिट करेंगे तो साउंड प्रोड्यूस होगी। When you blow over the mouth of an empty bottle, sound is produced due to the vibration of air columns in the bottle। ओके एक एम्प्टी बॉटल में हम लोग अपने मुंह से एक मतलब हम लोग हवा प्रोड्यूस करेंगे तो उसके बाद उसके जो एयर कॉलम्स है उसमें वाइब्रेशन क्रिएट होगा। द साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन ऑब्जेक्ट्स वाइब्रेट। अब इससे हम लोगों को ये पता चलता है साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जब ये तभी प्रोड्यूस होता है जब ऑब्जेक्ट्स वाइब्रेट होते हैं। साउंड वेव्स, you have seen that when the surface of water is touched with a tuning fork, small waves are produced in the water। अब देखेंगे हम लोग साउंड वेव्स के बारे में। हम लोगों ने ये देखा है जब वाटर के सरफेस को हम लोग एक ट्यूनिंग फॉर्क से टच करते हैं तो उसमें एक वेव्स क्रिएट होती है, उस वाटर के अंदर वेव्स क्रिएट होती है। अ वेव इन द वाटर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज शोन। अब वेव जो होती है वाटर के अंदर हम लोग उसे एक ग्राफ में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि ये है रेड लाइन जा रही है और इसके बाद ये फ्रीक्वेंसीज हैं, ये होगी क्रेस्ट, इसे कहते हैं ड्रफ। शोन ट्रेवल्स थ्रू एयर्स, साउंड ट्रेवल्स थ्रू एयर, लिक्विड्स और सॉलिड्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। साउंड एयर की फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में, सॉलिड की फॉर्म में वेव्स के थ्रू ट्रैवल कर सकती हैं क्योंकि उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं। अल्दो द वेव्स आर डिफरेंट इन नेचर देन वाटर वेव्स। जो नेचर की वेव होती हैं वो डिफरेंट है वाटर की वेव्स में। दे आर रिप्रेजेंट इन द सेम वे एज ए शोन अबव। इन सबको रिप्रेजेंट, जो वेव्स है हम लोगों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस ऐसे भी। ऑब्जेक्ट वाइब्रेशंस और ऑस्किलेशंस। In an object producing sound, the vibrations are so rapid that they cannot be observed properly। अब ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है जब वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, वो अब बहुत ही धीमा है तो हम लोग उसकी साउंड नहीं सुन पाएंगे। यू कैन प्रोड्यूस ए स्लोवर वाइब्रेशन बाय हैंगिंग अ वेट फ्रॉम अ थ्रेड। अब हम लोग एक स्लोवर वाइब्रेशन क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग एक पेंडुलम से एक बॉब को लटका दें। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड द पेंडुलम। इसी बॉब को लटकाने वाले थ्रेड को, बॉब लटकाने वाले को हम लोग इसे पेंडुलम कहते हैं। द वेट इज कॉल्ड द बॉब ऑफ द पेंडुलम। अब थ्रेड के नीचे हम लोग जो गोल गोल सी चीज़ या फिर गोल गोल सी बॉल लटकाते हैं उसे हम लोग बॉब कहते हैं। व्हेन अनडिस्टर्ब्ड द पेंडुलम स्टेज इन अ फिक्स्ड और मीन पोजीशन।
जबकि हम लोगों का, जब हम लोग उसे उस पेंडुलम को हिलाएंगे, डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो वो फिक्स पोजीशन में मीन पोजीशन पे ही रहेगा। हम लोग उसे डिस्टर्ब करेंगे तभी वो अपनी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा। इफ़ यू गिव द बॉब अ पुश, इट परफॉर्म्स अ स्लो टू एंड फ्रो मूवमेंट्स ऑफ द मीन पोजीशन। हम लोग एक बॉब को अगर हम लोग पुश करेंगे तो वो अपना टू और फ्रो मोशन परफॉर्म करने लगेगा। दिस मूवमेंट ऑफ अ पेंडुलम इज कॉल्ड ऑस्किलेशन। जो पेंडुलम का फिक्स पोजीशन मीन पोजीशन, मतलब मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन को जाने का जो प्रोसेस होता है उसे हम लोग एक ऑस्किलेशन बोलते हैं। एम्पलीट्यूड, द ऑस्किलेशन ऑफ अ पेंडुलम आर स्मॉल इफ यू गिव द बॉब अ स्मॉल पुश। अब हम लोग एक जो बॉब होता है या फिर जो पेंडुलम होता है, हम लोग उसे थोड़ा सा पुश करेंगे तो वो स्मॉल ही, मतलब बहुत ज़्यादा स्मॉल मूव करेगा। इफ़ यू गिव द बॉब अ स्ट्रॉन्गर पुश द ऑस्किलेशन आर लार्जर। अगर हम लोग उसे बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से पुश करेंगे तो जो है ऑस्किलेशन वो लार्जर रहेगा। द मैक्सिमम डिस्टेंस बाय विच द बॉब मूव्स अवे फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑस्किलेशन। जो मैक्सिमम डिस्टेंट होता है एक बॉब का जो कि अपने मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है, उसे हम लोग एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑस्किलेशन कहते हैं। जैसे कि ये इसकी मीन पोजीशन है, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, ये पूरा यहाँ से ये जो यहाँ तक जा रहा है उसे हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं। ये होगा स्मॉल एम्पलीट्यूड। जब हम लोग इसे धीमे से पुश करेंगे तो ये स्मॉल एम्पलीट्यूड कवर करेगा। अब जब हम इसे बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से पुश करेंगे तो ये लार्ज एम्पलीट्यूड कवर करेगा। अ पेंडुलम ऑस्किलेट्स अबाउट अ मीन पोजीशन। In amplitude of a vibration is the maximum distance by which a vibrating object is displaced from its mean position. जो एम्पलीट्यूड होता है किसी भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट का या फिर जो ऑस्किलेशन कंप्लीट करे, वो मैक्सिमम तब होता है जब उसे हम लोग अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस कर दें, मतलब हटा दें। इन द वेव ABCD, A, C and E are the mean positions. A, B and D आर द एक्सट्रीम पोजिशन ऑन अदर साइड्स। जो ये वेव है उसमें ABCD, A, C और E ये सब हमारी मीन पोजीशन है। B और D है जो हमारी एक्सट्रीम पोजीशन है। एक्सट्रीम पहले देख लेते हैं, मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। तो हम लोग देखते हैं इस वेव को, इसे हम लोग कहेंगे टाइम पीरियड, इसे हम लोग देखेंगे टाइम। और ये जो ग्राफ जा रहा है ऊपर से नीचे, इसे कहेंगे हम लोग नीचे वाले को ट्रफ, इसे कहेंगे क्रेस्ट। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पेंडुलम, इसे कहेंगे जो ये वेव के बीच की जो दूरी होती है हम लोग इसे एम्पलीट्यूड कहते हैं। टाइम पीरियड, द टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मूवमेंट, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल एज इट मूव्स फ्रॉम द सेंट्रल पोजीशन O टू द एक्सट्रीम पोजीशन A बैक टू O, then to the extreme position B on the other side, then back to O is a one oscillation of the pendulum. इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस ये है कि उसके टू और फ्रो मोशन को जितना टाइम एक पेंडुलम पूरा एक ऑस्किलेशन कंप्लीट करने में लगाता है उसे हम लोग उसका टाइम पीरियड बोलते हैं, टाइम पीरियड ऑफ द ऑस्किलेशन बोलते हैं। अब जो है टाइम पीरियड को हम लोग मेजर करते हैं पर सेकेंड में। Frequency, if you count the number of oscillation for a pendulum in say 60 seconds and divide the number by 60, it will give the number of oscillations per second. This is called the frequency of oscillation. जो नंबर ऑफ ऑस्किलेशन या फिर जो हमारा जो पेंडुलम है ये जितने भी ऑस्किलेशन कंप्लीट कर रहा है एक सेकेंड में, तो इसे कहेंगे हम लोग फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑस्किलेशंस। फ्रीक्वेंसी किस में मेज़र की जाती है? इसे हम लोग हर्ट्ज में मेज़र करते हैं, HZ में। और एक और बात, अगर एक पेंडुलम 5 ऑस्किलेशन कंप्लीट कर रहा है 5 सेकेंड में तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी 5 हर्ट्ज मेज़र की जाएगी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, वी कैन रिकॉग्नाइज मोस्ट साउंड्स इवन विदाउट सीइंग द ऑब्जेक्ट्स दैट प्रोड्यूस देम। दिस इज़ बिकॉज ऑल दो साउंड्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये हम लोग जानते हैं कि साउंड जो है अलग अलग साउंड होते हैं, एक दूसरे साउंड से अलग होते हैं। हैव यू एवर थॉट व्हाट फैक्टर्स मेक ईच साउंड डिफरेंट?
क्या हम लोगों ने ये कभी सोचा है कि क्या फैक्टर मतलब क्या होता है जो अलग अलग ऑब्जेक्ट अलग अलग साउंड प्रोड्यूस करता है? द फैक्टर विच मेक द साउंड डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर आर कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड। अब जो जो फैक्टर्स होते हैं जो साउंड को एक दूसरे से अलग प्रोड्यूस, जो साउंड अलग अलग होते हैं, तो हम लोग उसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड कहते हैं। दीज फैक्टर्स आर लाउडनेस, पिच एंड क्वालिटी। हम लोग इसे लाउडनेस, पिच और क्वालिटी भी कहते हैं। अब साउंड लाउडनेस डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड। जो साउंड की लाउडनेस होती है हम लोग वो डिपेंड होती है एम्पलीट्यूड में। जो साउंड लाउडनेस है तो हम लोग उसे किस में मेजर करते हैं? डेसिबल में, डीबी में। पिच, पिच जो होती है साउंड की वो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन होती है। लाउडनेस, सिमिलरली इफ यू स्ट्राइक अ ड्रम सॉफ्टली इट प्रोड्यूसेस अ सॉफ्ट साउंड। अगर हम लोग एक ड्रम को बहुत ही धीमे से हम लोग सॉफ्टली उसे स्ट्राइक करें, उसके ऊपर हिट करें, तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट साउंड प्रोड्यूस करेगा। अगर हम लोग उसी ड्रम को बहुत ही ज़्यादा हार्ड मतलब बहुत ही ज़्यादा हार्डली स्ट्राइक करेंगे या फिर हिट करेंगे तो वो है बहुत ही ज़्यादा लाउडर साउंड प्रोड्यूस करेगा। दिस शोज दैट द लाउडनेस ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। अब जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि जो लाउडनेस ऑफ द साउंड होते हैं तो हम लोग वो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, कितने वाइब्रेशन वो कंप्लीट करें उसका एम्पलीट्यूड क्या है ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। लाउडनेस इज प्रपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। दिस मीन्स दैट इफ द एम्पलीट्यूड इज डबल्ड द लाउडनेस इंक्रीजेस 4 टाइम्स। जो लाउडनेस है वो हमारे स्क्वायर होती है एम्पलीट्यूड के। अब जैसे कि जो है एम्पलीट्यूड अगर उसका डबल हो रहा है तो जो लाउडनेस होगी, जो बढ़ रही है लाउडनेस, वो 4 टाइम्स इसकी इंक्रीज हो जाएगी। पिच, पिच इज़ द मेजर ऑफ हाई लो और लो अ साउंड इज। पिच बहुत ही ज़्यादा हाई लो साउंड होती है उसका मेजर होती है। अ श्रिल साउंड हैज़ अ हायर पिच देन अ डल साउंड। जो श्रिल साउंड होती है उसके पास बहुत ही ज़्यादा हायर पिच होती है, मतलब कैसा? बहुत ही ज़्यादा धीमी आवाज़ होती है। डल साउंड, डल साउंड मतलब धीमी साउंड। अब पिच साउंड के मतलब क्या है? पिच मतलब बहुत ही ज़्यादा धीमी। अगर पिच ज़्यादा है तो समझ लीजिए कि वो आवाज़ कम है। पिच कम है तो मतलब वो जो साउंड है वो ज़्यादा लाउडर निकल रही है। फॉर एग्जाम्पल अ वुमेन्स वॉइस नॉर्मली हैज़ अ हायर पिच देन अ मैंस वॉइस। अब ये जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि वुमेन्स की जो वॉइस होती है वो हायर पिच होती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा हम लोगों की सॉफ्ट होती है। और जो मैंस की वॉइस होती है वो बहुत ही ज़्यादा लाउडर होती है, डीपर होती है। Thus, the pitch of the sound depends on the frequency of vibration। जैसे कि मैंने आपको बताया था पिच जो है साउंड की वो frequency of vibration के ऊपर डिपेंड करती है। The higher the frequency, the more high pitch the sound। जितनी ही उसकी हायर फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही ज़्यादा हाई पिच उसकी साउंड होगी। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वुमेन्स वॉइस इज हायर देन अ मैंस वॉइस। जो फ्रीक्वेंसी होती है वुमेन्स की वॉइस में और मैंस की वॉइस में, उसमें से वुमेन्स की वॉइस जो है हायर होती है। द थिनर वायर्स ऑफ अ गिटार ऑफ अ सितार गिव आउट साउंड ऑफ हायर पिच देन द thicker wires because thin wires vibrate with greater frequency than thick wires। अब हम लोग ने देखा होगा कि गिटार और सितार है, अब उसकी अगर जितना ही जो है पतला तार होगा, पतला वायर होगा, उतना ही ज़्यादा है जो है वायर हमारा वाइब्रेट करेगा उतना ही ज़्यादा हम लोगों की आवाज़ प्रोड्यूस करेगा। अगर वो जो है तार उसका मोटा है या फिर वायर उसका थोड़ा हल्का सा मोटा है तो जब हम लोग उसे वाइब्रेट करेंगे तो वो मतलब ज़्यादा जल्दी ही अपना साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा। अगर वो तार पतला है या फिर वायर पतला है तो वो साउंड जल्दी प्रोड्यूस करेगा। सॉफ्टर साउंड लो एम्पलीट्यूड, आप लोग देख सकते हैं कि वेव्स किस टाइप में हम लोगों को शो की जाती हैं। अगर साउंड सॉफ्टर होगा तो ऐसी प्रोड्यूस की जाएंगी और लाउडर साउंड होगा तो ऐसी, डल होगा तो ऐसी, श्रिल होगी तो ऐसी। Quality, if the vibrating strings of a sitar and a guitar are adjusted to give the same pitch and loudness, we can still distinguish their sounds from one another. This is due to another characteristic of a sound known as the quality।
अगर हम लोग सितार और गिटार के जो है वायर्स को हम लोग वाइब्रेट करेंगे और उनमें से आपको बताएं आपको बताने के लिए कहें कि ये सितार की वॉइस है, गिटार की वॉइस है, तो आप लोग एकदम आसानी से डिस्टिंग्विश कर लेंगे कि ये सितार की जो है साउंड है और ये हमारी गिटार की साउंड है। और दिस इज़ ड्यू टू द क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस साउंड इज़ नोन एज क्वालिटी। अब ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो हमारा वायर है वो थिन है, वायर है थिक है। Studies show that most vibrating objects do not generate sound of just one frequency. They also simultaneously generate sounds of other frequencies. अब यही सब पढ़ने के बाद हम लोगों ने ये देखा कि वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट जो है सेम ही फ्रीक्वेंसीज़ की कभी साउंड नहीं प्रोड्यूस करते, वो दूसरी फ्रीक्वेंसीज़ की भी साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। When a note is played on the sitar, it produces the basic sound of a certain frequency called the fundamental. अब नोट क्या है? नोट मतलब कोई भी लिरिक्स है, तो वो जब सितार पे हम लोगों की बजाई जाएगी तो जो है बेसिक साउंड की मतलब फ्रीक्वेंसी जो है बेसिक साउंड की प्रोड्यूस होगी, उसे हम लोग फंडामेंटल कहते हैं। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फंडामेंटल साउंड को हम लोग कौन सा साउंड होता है, तो आंसर में क्या लिखेंगे? फंडामेंटल साउंड इज ऑल्सो नोन एज द बेसिक साउंड. Along with it, it produces a mixture of sounds of other frequencies. जो फंडामेंटल साउंड्स होते हैं ये बहुत ही सारे साउंड्स की मिक्सचर प्रोड्यूस करते हैं या फिर फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस करते हैं, तो उसकी जो है लाउडनेस में उसका डिफरेंस होगा, बस इसे हम लोग हार्मोनिक्स कहते हैं. अब इफ़ द सेम नोट इज़ प्लेड ऑन अ गिटार द फंडामेंटल विल बी द सेम बट द हार्मोनिक्स आर and their relative loudness will be different. अगर जो है सेम नोट्स उसके ऊपर किसी भी गिटार के ऊपर प्ले की जाएंगी तो फंडामेंटल मतलब बेसिक साउंड्स होंगी, लेकिन जो हार्मोनिक्स होंगी तो जो है लाउडनेस उसकी डिफरेंट होंगी. दैट इज़ वाई यू कैन डिस्टिंग्विश नोट प्लेड ऑन अ सितार फ्रॉम अ सेम नोट प्लेड बाय अ गिटार. अब इसी तरह हम लोग पता कर लेंगे कि सितार की ये वाली साउंड है कि गिटार की ये वाली. सितार की क्या होती है? सितार का बेसिक साउंड होता है एंड गिटार का लाउडनेस होता है. लाउडनेस जो है इन दोनों की डिफरेंट होगी. दस द क्वालिटी ऑफ द साउंड इज डिटरमाइंड बाय द फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट इन इट एंड देयर रिलेटिव लाउडनेस. तो इसका मतलब जो है क्वालिटी ऑफ साउंड जो है हम लोग तभी डिटरमाइन कर पाएंगे जबकि उसकी फ्रीक्वेंसी जो है उससे रिलेट करी हो. हाउ साउंड ट्रेवल्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स इट्स मेक द एडजेसेंट एयर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट विद द सेम फ्रीक्वेंसी. These in turn transfer their vibration to the neighboring molecules and this process goes on. अब हम लोग ये देखेंगे कि साउंड को एक मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए. अब हमारे जो है आसपास कैसे मैं आपसे बात कर पा रही हूँ, मतलब इसमें मैं कैसे बोल रही हूँ. जो एयर पार्टिकल्स हैं, एयर मॉलिक्यूल्स, हम लोगों के एयर पार्टिकल्स हमारे पूरे एयर में फैली हुई हैं. अब जो है एयर जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी हिस्स से अपनी प्लेस से मतलब हिल नहीं रहे हैं. हम लोग जब बोल रहे हैं जो हमारे गले से जो आवाज़ निकल रही है वो वाइब्रेट होकर निकल रही है. जब वो वाइब्रेट होकर निकल रही है तो हमारे मुंह से एयर मॉलिक्यूल्स भी आ रहे हैं. अब जो है वो एयर पार्टिकल्स वो एक दूसरे से टकरा रहे हैं, वाइब्रेट हो रहे हैं, तो टकराते 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 वो आप लोग तक साउंड प्रोड्यूस करेगा. Thus, waves of vibration travel all around from the vibrating object. This is similar to the way waves are produced in the water by a stone. अब जैसे कि हम लोग देखेंगे कहीं भी पानी में हम लोग एक स्टोन को हम लोग वाटर में फेंकते हैं तो उसके बाद क्या है वो वेव्स होती हैं, उसके आसपास एक सर्कल टाइप का ऐसे वेव मतलब आने लगती हैं. जस्ट एज द वाटर वेव्स डाई आउट आफ्टर सम टाइम सम डिस्टेंस. अब जैसे कि हम लोग पत्थर फेंकते हैं तो वो ये नहीं है कि वो कंटिन्यूसली वेव्स आती रहें, वो वेव्स वो थक भी जाएंगी जैसे कि हम लोग थक जाते हैं. और द एयर वेव्स ऑल्सो डाई आउट आफ्टर ट्रैवलिंग सम डिस्टेंस. अब एयर की जो वेव्स हैं वो भी ट्रैवल करने के लिए मतलब वो कुछ ही डिस्टेंस तक एक लिमिट होती है. जैसे कि
अब ये नहीं है कि बहुत दूर तक वो कोई खड़ा है, हम लोग उसे बोल दें कि कुछ बोल रहे हैं हम उसे, बहुत ही धीमे आवाज़ में अगर हम बोल रहे हैं तो वहाँ तक वो जाएगा नहीं. The greater the amplitude of the vibration, the louder the sound, the greater is the distance it will be traveled, therefore before dying out. जितना ही ज़्यादा एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन होगा तो उतना ही ज़्यादा हम लोगों का लाउडर साउंड होगा, तेज़ होगा. अब तभी वो ग्रेटर डिस्टेंस जो है हम लोगों के एयर पार्टिकल्स वो हमारे कवर कर पाएंगे, वो मतलब गायब होने से पहले. Our ears are sensory organs that helps us to hear sound. हमारे जो ears होते हैं वो sensory organs होते हैं, organ है जो हम लोगों के हेल्प करता है हम लोगों को सुनने के लिए. सेंसरी ऑर्गन्स, अब आप लोगों ने सुना कि 5 सेंसेस होते हैं, तो हमारे कितने और सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं? 5 ऑर्गन्स होते हैं. ओनली इट्स आउटर प्रोपोर्शन कैन बी सीन. हम लोग उसके आउटर पोर्शन को ही हम लोग देख सकते हैं, outer portion. The rest of the is a delicate ear is buried deep inside the skull. तो मतलब जितना आउटर ईयर होता है हम लोग सिर्फ उसी ही देख सकते. जो मिडल ईयर और जो इनर ईयर होता है हम लोग के स्कल के अंदर होता है. आउटर ईयर इट्स कंसिस्ट ऑफ द विजिबल आउटर पार्ट ऑफ द ईयर कॉल्ड द पिन्ना एंड द ईयर ट्यूब. हम लोग देख सकते हैं कि हमारे आउटर ईयर में एक पिन्ना टाइप मतलब पिन्ना होता है. अब इसे हम लोग पिन्ना कहते हैं. और एक ईयर ट्यूब होता है, ईयर ट्यूब. और ईयर ड्रम इज़ द टाइटली स्ट्रेच मेम्ब्रेन दैट सेपरेट्स आउटर ईयर फ्रॉम द मिडल ईयर. ईयर ड्रम जो है जो टाइटली स्ट्रेच्ड होता है ताकि जो है हम लोगों का आउटर ईयर और मिडल ईयर अलग अलग रहे. मिडल ईयर इट कंसिस्ट ऑफ द 3 वेरी टाइनी इंटरलॉक बोन्स. मिडल ईयर के पास 3 टाइनी बहुत ही ज़्यादा मतलब पास पास में बोन्स होती है. द इनर मोस्ट बोन इज़ कनेक्टेड टू द इनर ईयर. जो इनर मोस्ट जो बोन होती है, सबसे अंदर वाली जो बोन होती है तीनों इंटरलॉक बोन में से, तो वो है हमारी इनर ईयर से कनेक्ट होती है. इनर ईयर इट कंसिस्ट ऑफ अ कोलाइड ऑर्गन ऑफ हियरिंग, सेमी सर्कुलर कैनाल्स विच आर ऑर्गन्स ऑफ बैलेंस एट द ऑडिटरी नर्व. तो जो है इनर ईयर में हम लोगों का हियरिंग का एक ऑर्गन होता है और सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं, कैनाल होती है, ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल है. और क्या होता है? ऑर्गन्स ऑफ बैलेंस और ऑडिटरी नर्व होती है जिसकी वजह से हम लोग सुन पाते हैं. जो है ईयर, अब लोग बहरे किस लिए होते हैं? उनका जो ईयर ड्रम है वही ख़राब हो जाता है. जो ऑर्गन ऑफ हियरिंग है वही ख़राब हो जाता है, इसीलिए लोग ज़्यादातर बहरे हो जाते हैं. A vibrating object causes air molecules to vibrate. अगर एक ऑब्जेक्ट जो है साउंड प्रोड्यूस कर रहा है तो वो वाइब्रेट कर रहा है. अगर वो वाइब्रेट कर रहा है तो उसके आसपास के एयर मॉलिक्यूल्स भी वाइब्रेट कर रहे हैं. व्हेन दिस वाइब्रेशन रीच आवर ईयर, जो कि अब जब मैं बोल रही हूँ तो एयर मॉलिक्यूल्स या फिर एयर पार्टिकल्स जो हम लोगों के वो वाइब्रेट होते होते एक दूसरे से टकराते हम लोगों की ईयर तक पहुँचते हैं और इसके बाद हमारी कान के अंदर तो ईयर ड्रम तक पहुँचते हैं, तब हम लोग उसे सुन पाते हैं. They are collected by the pinna and funneled into the ear tube. अच्छा, जो हम लोगों की साउंड होती है एयर ट्यूब, मतलब जो एयर पार्टिकल्स होते हैं टकराते तो हम लोग के कान के पास पहुँचते. अब जो पिन्ना होता है उसी की वजह से जो है सारे एयर मॉलिक्यूल्स हमारे एयर पार्टिकल्स हमारे कान के अंदर ईयर ट्यूब तक जाके पहुँचते हैं. उसी की वजह से एयर ट्यूब से होते होते तो हमारे ईयर ड्रम तक आता है, उसी की वजह से हम लोग सुन पाते हैं. These then strike the ear drum. जब ये हमारा एयर पार्टिकल्स जो हैं हम लोगों की ईयर ड्रम पे ऊपर हिट करते हैं, व्हेन स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग विद द सेम फ्रीक्वेंसी. अब जब ये एयर पार्टिकल्स हम लोगों की और ईयर ड्रम जो है सेम फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट होने लग जाते हैं, दिस कॉजेज द डेलिकेट बोन्स ऑफ द मिडल ईयर टू वाइब्रेट. ये हम लोगों की जब ये वाइब्रेट होते हैं तो जो मिडल ईयर की जो तीनों इंटरलॉक बोन्स होती हैं उन्हें भी वाइब्रेट करता है. दीज बोन्स एम्पलीफाई द वाइब्रेशन एंड द ट्रांसमिट देम टू द इनर ईयर. तो ये जो हम लोगों का वाइब्रेशन जो होती है, हम लोग की जो 3 इंटरलॉक बोन्स होती हैं वो इनर जो सबसे लास्ट वाली जो बोन होती है वो हमारे इनर ईयर से कनेक्ट होती है. तो वाइब्रेट होते होते तो हम लोगों के इनर ईयर तक जा पहुँचती है, तब हम लोग ऑडिटरी नर्व की वजह से हमारी ब्रेन में सब कुछ आता है, तो हम लोग उसके बाद उसे
हम लोग ट्रांसलेट करके उसे सुन पाते हैं। द वाइब्रेशन सिमुलेट टाइनी हेयर सेल्स इन दी हियरिंग ऑर्गन विच सेंड अ सिग्नल टू द ऑडिटरी नर्व ऑफ आवर नर्वस सिस्टम। जो वाइब्रेशंस होते हैं, जो हमारे कान में जो वाइब्रेशन हो रहे हैं एयर पार्टिकल्स की वजह से, उसके अंदर टाइनी हेयर सेल्स होते हैं। उसी की वजह से वो हमारे ऑडिटरी नर्व की अंदर जो है हम लोगों के सिग्नल सेंड करते हैं, फिर हमारे वो नर्वस सिस्टम में जाते हैं, फिर हम लोग उसी की वजह से सुन पाते हैं। द ऑडिटरी नर्व टेक्स द सिग्नल टू द ब्रेन एंड वी कैन हियर द साउंड। जो ऑडिटरी नर्व्स होती हैं, क्या होता है, पहले हम लोगों का जो मिडल ईयर और इनर ईयर है, हम लोग स्कल के अंदर होता है। अब स्कल के अंदर ये ब्रेन भी होता है, तो जो ऑडिटरी नर्व है ये हमारे ब्रेन तक जा जुड़ती है, तो हम लोग उसी की वजह से हम लोग सुन पाते हैं। Audible and inaudible sounds. Our ears can only hear sounds with frequencies between about 20 hertz and 20,000 hertz. हम लोगों के जो कान है, जो ह्यूमन, जो नॉर्मल ह्यूमन होता है, तो वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को सुन सकता है। अगर वो 20 हर्ट्ज के अंदर की जो फ्रीक्वेंसी है, अगर समझ लीजिए 15 हर्ट्ज है, तो वो हम लोगों के लिए इनऑडिबल होगी, मतलब हम लोग उसे सुन नहीं पाएंगे, तो हम लोग उसे इंफ्रासोनिक्स कहेंगे। अगर 20,000 हर्ट्ज के अगर अबव है, समझ लीजिए 70,000 हर्ट्ज है, तो वो हम लोग अल्ट्रासोनिक साउंड्स होंगी, हम लोग उसे ज़्यादा देर तक सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि वो हम लोगों के हेड मतलब कॉजेज़ होगा। इसके भी कुछ कॉजेज़ होंगे, लाउडर साउंड सुनने के भी कुछ कॉजेज़ होते हैं, हमारा हेडेक होना स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग देखेंगे कि आप लोग कभी पार्टी वार्टी में जाते हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़ोर ज़ोर का साउंड बजता है। अब उस साउंड के बाद आप भीड़ से बाहर निकल के आते हैं, तो आप लोग देखते होंगे कि मुझे कुछ सुनाई क्यों नहीं दे रहा। थोड़ी देर तक आपको मतलब आप लोग एक अडाप्टेशन आपको होने लगता है, मतलब आप लोग उस साउंड को सुनने की क्षमता को आप लोग अडॉप्ट कर लेते हैं। अब जैसे कि आप लोग फ़ोन की लाउडनेस को बहुत ही ज़्यादा तेज़ कर लीजिए, और उसके बाद तब उसे रोज़ रोज़ सुनना स्टार्ट कीजिए, तो आप लोगों को दिखेगा कि आप लोगों को फील होगा कि हमें धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा तेज़ आवाज़ सुनने लगा हूँ। अब जो नॉर्मल ह्यूमन है वो 20,000 हर्ट्ज सुनता है, अब ये नहीं है कि 30,000 हर्ट्ज तक सुनने लगे। अब जो डॉग्स होते हैं उन्हें अर्थक्वेक के बारे में पहले से क्यों पता चल जाता है, क्योंकि हमारा जो पानी है वो पहले से ही, मतलब जो हमारी अर्थ है वो पहले से ही सिग्नल सेंड करने लगती है कि अर्थक्वेक होगा, तो उसके बाद जो हमारे डॉग्स हैं वो पहले ही उसे सुन लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर इतनी क्षमता हो कि वो 25,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। अब जो छोटे बच्चे होते हैं 1 to 5 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं, उनके अंदर इतनी क्षमता कि वो 25,000 हर्ट्ज तक की साउंड सुन सकते हैं। और बड़े लोग मतलब जैसे जैसे आप लोग, मतलब आपकी एज, आप लोग जब तक ओल्ड होते जाएंगे, सबसे पहले चाइल्ड जो है 1 to 5 ईयर्स का होता है, तो उसके अंदर कितनी क्षमता होती है, 25,000 हर्ट्ज तक वो सुन सकता है। अब हम लोग जैसे नॉर्मल ईयर्स तो 20,000 हर्ट्ज तक हम लोग सुन सकते हैं। अब जैसे हम लोग ओल्ड होंगे, तो ओल्ड होने के बाद हम लोग सुन सकते हैं 16,000 हर्ट्ज तक। और however, some animals such as dogs can sound frequency about 20,000 hertz also, जैसे कि मैंने आपको बताया। Sound requires a medium to travel। अब जैसे कि मैंने बताया कि साउंड को एक मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए। अब जैसे कि अगर एयर पार्टिकल्स नहीं है हमारे आसपास, एयर नहीं होती, तो हम लोग कभी भी बोल नहीं पाते, किसी की आवाज़ सुन नहीं पाते, क्योंकि जब एयर पार्टिकल्स टकराएंगे नहीं, हमारे कान तक पहुँचेंगे नहीं, तो हम लोग सुनेंगे कैसे। वी हैव रीड दैट for sound to travel to our ears from a vibrating object, it is necessary to ears have molecules that can vibrate in space in between ear and object। अब ज़्यादातर लोग जो है स्पेस में क्यों नहीं बोल पाते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे एयर नहीं होती है। अब जब एयर नहीं होगा तो एयर पार्टिकल्स हमारे जैसे एक दूसरे से टकराएंगे कैसे, एक दूसरे से वाइब्रेट कैसे करेंगे। अब वाइब्रेट नहीं होगा तो हम लोगों का साउंड भी नहीं प्रोड्यूस होगा। अब that is for sound to travel, it is necessary to have a medium between the vibrating object and the ear। अब ये जो है, ये था हम लोगों के साउंड कैसे ट्रैवल होता है। अब
ये हम लोगों का नेसेसरी है कि साउंड को एक मीडियम मिलना ही चाहिए, मतलब जैसे कि एयर होनी ही होनी चाहिए हम लोगों के कान तक साउंड पहुंचने के लिए। यू विल नोटिस दैट एज एयर गेट्स स्टक्स अप, अब हम लोग ये वाली एक्टिविटी लास्ट में पढ़ेंगे। अल्टीमेटली यू मे नॉट बी एबल टू हियर द साउंड एट ऑल, ये वाली पूरी एक्टिविटी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो चलिए बस आज का इतना ही। आज हम लोगों ने 171 पेज नंबर तक पढ़ा है। जो हमारा अगला पार्ट 2 होगा उसमें हम लोग स्पीड ऑफ साउंड के बारे में पढ़ेंगे और आगे का चैप्टर पूरा कंप्लीट करेंगे। तो अब हम लोग एक्टिविटीज़ को एक बार समझ लेते हैं। फर्स्ट एक्टिविटी हो गई थी, सेकेंड एक्टिविटी आई थिंक हो गई थी एम्पलीट्यूड एंड लाउडनेस ऑफ साउंड। Go back to activity number 1. Pluck the rubber band softly. It produces a soft sound. Pluck it hard. It vibrates with a greater amplitude now and produces the louder sound. अब जब हम लोग उस रबर बैंड को, जो रबर बैंड है उसे हम लोग नेल से हम लोग पहले उसे स्ट्रेच करेंगे, उसके बाद जब हम लोग उसे प्लग करेंगे, अगर हम लोग उसे बहुत ही ज़्यादा धीमे सॉफ्टली हम लोग प्लग करेंगे तो एक सॉफ्ट साउंड प्रोड्यूस करेगा। अगर हम लोग उसे तेज़ से मतलब बहुत ही ज़्यादा हार्डली प्लग करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा लाउडर साउंड प्रोड्यूस करेगा। अब आगे क्या है, एक्टिविटी नंबर 5, ईयर ड्रम। टेक अ स्टर्डी प्लास्टिक ग्लास, cut off its bottom, stretch a rubber balloon tightly across this end and tie it with a string. एक हमें एक ग्लास ले लेना है और उसके बाद उसके ऊपर एक बैलून को कट करके उसके ऊपर लगा देना है और उसके बाद उसके ऊपर रबर बैंड बांध देनी है। प्लेस द ग्लास अबव अ सेल फोन, उसके अंदर सेल फोन पहले डाल देना और कॉल द नंबर विद द सेल फोन दैट रिंग्स, हमें किसी फ़ोन से उस सेल फोन पे हम लोगों को कॉल करना है। अब डू द राइज क्रेन्स जंप एंड डाउन व्हेन इट्स द सेल फोन रिंग्स। अब जब हम लोग उसके ऊपर रिंग करेंगे तो वो क्या हमारा मतलब वाइब्रेट होगा, उसमें वाइब्रेशन दिख रहा है। दिस शोज दैट द स्ट्रेच रबर बैलून vibrates when sound falls on it. The ringing cell phone, the eardrums vibrate in the same way. तो ये बताता है कि जो है रबर बैलून के ऊपर हम लोगों ने पेपर प्लेस किए थे, अब हम लोगों ने उसके अंदर जब रिंग किया तो उसी की वजह से जब वो वाइब्रेट हो रहा है फ़ोन, उसके बाद हम लोग रिंग कर रहे हैं तो वो जो है पेपर जो है वो भी वाइब्रेट हो रहा है। तो ये हम लोगों को दिखाएगा कि जो ईयर ड्रम होता है वो वाइब्रेट करता है इसी सेम वे में। और एक्टिविटी नंबर 6, इसमें हम लोगों को क्या करना है, एक ग्लास लेना है, उसका एक कंटेनर लेना है, उसके बाद उसके अंदर एक सेल फोन डाल के उसे हम लोगों को उसकी लिड क्लोज़ करनी है और एक वैक्यूम पंप उसके अंदर लगाएंगे, उसे हम लोग क्लोज़ कर देंगे। क्लोज़ कर देने के बाद जब उसकी सारी एयर पार्टिकल्स निकल जाएंगे फिर से उसको क्लोज़ कर देंगे। अब हम लोग किसी भी फ़ोन से उसके ऊपर सेल फोन के ऊपर कॉल करेंगे। कॉल करने के बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोगों की आवाज़ जो है सुनाई नहीं दे रही है। क्यों सुनाई नहीं दे रही है? क्योंकि वहाँ पे जो है एयर पार्टिकल्स वहाँ से निकल जाए। जब एयर ही नहीं है तो साउंड कैसे होगा? एयर पार्टिकल्स टकराएंगे ही नहीं, वाइब्रेट ही नहीं करेंगे तो साउंड कहाँ से प्रोड्यूस होगा? इसीलिए हम लोगों को नहीं सुनाई देगा। You will notice that as the air gets sucked out from the container by the vacuum pump, the sound reaching you becomes more and more faint. हम लोग ये नोटिस करेंगे कि जो एयर है वो उसके अंदर सक हो चुकी है और जो है वैक्यूम पंप की वजह से वो सक हो चुकी है। अब हम लोगों की आवाज़ जो है उसमें सुनाई नहीं देगी। एक्टिविटी नंबर 7, अब इसमें हम लोग देखेंगे कि सॉलिड्स के थ्रू कैसे हम लोग जो है साउंड ट्रैवल्स होती है। यह तो हम लोग रोज़ अपनी क्लास में कभी कभी करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ जब मस्ती करते हैं हम लोग ये करते हैं कि एक कान आप लोग बंद कीजिए और उसके बाद अपने टेबल पे रख लीजिए और उसके बाद उस पर ठप ठप करके उस पर बजाइए तो आप लोगों को एक कान से सुनाई देगा। अब वाइब्रेशन भी हो रहा होगा, वो भी आप लोगों को फील होगा। तो ये दिखाता है कि सॉलिड के अंदर भी वाइब्रेशन होता है और इसके अंदर भी एयर होती है। टॉय टेलीफोन, अच्छा आप लोग भी बचपन में ये किया होगा कि नहीं ये भी बताइएगा। ये तो हम लोग बहुत करते हैं। अब जैसे कि
अब हमने 2 पेपर ग्लास ले लिया, उसमें हम लोगों ने स्ट्रिंग बांध ली है। अब जब हम लोग उसमें बोलेंगे, कोई दूर में खड़ा है, हम लोगों ने उसे एक ग्लास दे दिया, हम लोगों ने एक ग्लास पकड़ लिया, उसके अंदर हम लोग बोल रहे हैं, तो जो स्ट्रिंग है वो भी वाइब्रेट कर रहा है, एयर पार्टिकल्स जो है वो भी उसे वाइब्रेट कर रहे हैं, तो स्ट्रिंग भी वाइब्रेट करेगा। स्ट्रिंग वाइब्रेट होते होते एयर पार्टिकल्स टकराते टकराते जो है वाइब्रेशन की वजह से साउंड हम लोगों को सुनाई देगा, दूसरे साइड वाले को भी सुनाई देगा। एक्टिविटी नंबर 9, हम लोगों ने इसमें देखना है कि लिक्विड में भी साउंड ट्रैवल करता है। अब हम लोग कैसे देखेंगे, एक कंटेनर ले लेना है, अब उसके अंदर एक कान बंद करके हम लोगों को नीचे उसमें पानी में कान लगा लेना है। अब एक बेल ले लेंगे हम लोग, उसमें पानी में बेल बजानी है। अब हम लोग देखेंगे कि उसमें वेव्स भी क्रिएट हो रही हैं, प्लस उसमें जो है वाइब्रेशन भी आ रहा है, उसमें साउंड भी आ रहा है। तो ये हम लोगों को दिखाएगा कि साउंड मतलब लिक्विड्स में भी साउंड ट्रैवल कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही, अब हम लोग कल देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।